हेलो एवरीवन। Hello, sir. कैसे हैं? Very fine, sir. What about? बस ठीक है यार। बढ़िया आज वो नहीं आए दीपक जी। सर बोल दिया एक बार, क्या पता मैं बाहर हूँ। अच्छा, बाहर होगा। अभी हमारा एक्सेल भी कंप्लीट होने वाला है। एक्सेल में जैसे आज हमारा डेटा पूरा हो जाएगा, तो डेटा वाला ऑप्शन है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बस प्रिंट वाला ऑप्शन बचेगा, तो कल ट्राई करते हैं प्रिंट का, कल करा के उसके बाद मंडे से न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मंडे से क्या पढ़ना चाहोगे? सर, जो भी आपको ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन में तो यही है जो बच गया है, एक तो टैक्स बच गया है। टैक्स में ये कि एक तो या तो इनकम टैक्स स्टार्ट कर दें या जीएसटी स्टार्ट कर दें, जैसा आप बोलो। जीएसटी जो आप कह रहे हैं, मतलब मैं नॉर्मली पूछूं, जो जीएसटी फाइल वगैरह इसमें बनाते हैं एक्सेल वगैरह में, वो नहीं बताओगे आप? अब GSTR 1 GSTR 2 की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो तो कवर होगा ना सर। वो तो रिटर्न होगी ना, उसकी जीएसटी की रिटर्न होगी। तो वो किस में आएगा? वो तो जीएसटी में आएगा ना। ठीक है ठीक है, ओके। और ITR हो गया, वो सारा इनकम टैक्स में आएगा। ओके सर। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि आपको जीएसटी पहले देखना है या इनकम टैक्स पहले देखना है। जीएसटी फिर काफी लंबी और काफी बड़ा हो जाएगा जीएसटी। नहीं, मेरे ख्याल से इनकम टैक्स ज़्यादा लेंदी है। अच्छा ओके, जो आपको सही लगे पहले। या एक छोटा सा टॉपिक डीएससी वाला भी है, डिजिटल डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। हाँ वो पहले आप ये डिजिटल वाला करवा दीजिएगा ना, बट डिजिटल एक टॉपिक तो फिनिश होगा ना। बट दिक्कत ये है ना कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में ये ना कि अगर आप हम मान लो GSTR 1 फाइल करते हैं या 2 फाइल करते हैं या इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसमें सब में रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जब तक हमको रिटर्न का नहीं पता होगा तब तक डीएससी का समझ में नहीं आएगा। तो मैं ये सोच रहा था डीएससी को सबसे लास्ट में करा देता। हाँ जी, तो लास्ट करना देना आप पहले इनकम टैक्स। तो मैं सोच रहा था इनकम टैक्स ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि लेंदी है तो जितनी जल्दी कवर हो जाए अच्छा है। ओके सर। तो आज फिर स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करें। ये देखिए, आपने ये डेटा वाला ऑप्शन है। डेटा वाले ऑप्शन में हमारा कितना हो गया था देखते हैं। डेटा वाले ऑप्शन में हमारा एडवांस फिल्टर हो गया था। एडवांस फिल्टर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर है। उसके बाद जो नेक्स्ट था हमारा टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम हमारा ये ऑप्शन था। फिर नेक्स्ट हमारा रिमूव डुप्लीकेट। तो हमारा ये रिमूव डुप्लीकेट ये हो गया। उसके बाद हमने डेटा वैलिडेशन चेक किया था, तो डेटा वैलिडेशन आपका ये हो गया। उसके बाद हमने कंसोलिडेट किया था, तो हमने सबसे लास्ट में किया था कल। नहीं, कंसोलिडेटेड के बाद हमने कनेक्शन भी किया था। कनेक्शन वाला ऑप्शन इधर था। आज हमारा है रिलेशनशिप्स। आज हम देखेंगे रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप का क्या मतलब है? रिलेशनशिप का मतलब है कि 1 टेबल और 2 टेबल में आपस में रिलेशन बनाना है, और ये यूज़ होता है आपका पाइवट टेबल में। अगर आपने पाइवट टेबल सही से देखी है तो आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसके लिए एक टेबल स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आपके पास ये टेबल है। आपके पास ये टेबल है। टेबल में देखिए क्या डेटा है। इसमें नेम है, एरिया है, प्रोडक्ट है, और टोटल सेल की वैल्यू है। सबको दिख रहा है? कोई दिक्कत है? नो सर। ओके। उसके बाद आप हम जैसे हमने इसके पाइवट टेबल बनाया था, हमने शुरू में इसका जब पाइवट टेबल बनाया था, देखिए पाइवट टेबल देखते हैं कैसे बनता है। हम इंसर्ट में गए थे। इंसर्ट में जाके हमने इसका पाइवट टेबल बना लिया था, और जस्ट हमने इसको सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो यहाँ पर ये पाइवट टेबल बन गया था। पाइवट टेबल में जैसे हमने यहाँ पर नेम डाला, इसके अंदर हमारा नेम आ गया। एक सेकंड, ये शो नहीं हो रहा। एक सेकंड। अब पाइवट टेबल में जैसे ही हमने नेम डाला था,
यहाँ पर नेम आ गया, और उसके इक्वल जो भी सेल वैल्यू थी, ये सेल वैल्यू आ गई। ठीक है, और आपके पास अब कोई भी एक्स्ट्रा टेबल नहीं है। अब हमारे पास एक टेबल और है, ये हमारे पास एक टेबल और है, टेबल 2। ठीक है, इस टेबल 2 में भी देखिए नेम है, सेम नेम है जो इसके अंदर आ रहे हैं, और इसमें उनकी कॉस्ट है। जैसे यहाँ पर तो थी सेल वैल्यू इस प्रोडक्ट की, उनकी यहाँ पर कॉस्ट दिख रही है आपको, अगर आप चेक कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि जब टेबल 1 में हमने जो पाइवट टेबल लगाई है, तो इसमें तो हमारे पास क्या अवेलेबल है, ओनली सेल अवेलेबल है, सेल का कॉलम आ रहा है ओनली, हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल ही नहीं है। हम चाह रहे हैं कि टेबल 2 भी इसी से लिंक कर दें, टेबल 2 भी इसी से लिंक कर दें या रिलेशन बना दें एक। तो इससे क्या होगा, हम यहाँ पर हमको अलग से पाइवट टेबल इसकी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, यहीं से ही हमको एक कॉमन की रखना पड़ेगा। कॉमन की क्या होता है, जैसे यहाँ पर नेम है, नेम जैसे सारे सेम है, अब यहाँ पर भी देखिए नेम है, तो हमको इससे रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो रिलेशन बनाने से क्या होगा, हम यहीं सेलेक्ट करके कॉस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं इसी पाइवट टेबल में। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। अब ये नॉर्मल पाइवट टेबल में तो ये है कि बस आपकी जो ये टेबल है उसी टेबल का आप डेटा निकाल सकते हैं, बट रिलेशनशिप में ये है कि आपको एक्स्ट्रा टेबल भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो मैंने पाइवट टेबल इसको हटा दिया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि इसके लिए मैं इसको पहले सबसे नॉर्मल कर देता हूँ, इसको कॉपी करके एक न्यू टेबल बनाता हूँ। मैंने एक न्यू टेबल बना दी, इसको मैंने कर दिया डिलीट। ये जस्ट नॉर्मल टेबल आपकी, जस्ट नॉर्मल टेबल है। अब इसके यहाँ भी मतलब सेकंड टेबल में भी आपको एक न्यू टेबल बना लेनी है और इसको डिलीट कर देना है। ओके, अब आपको क्या करना है, अगर आपको रिलेशन बनाना है, अगर आप नॉर्मल अगर पाइवट टेबल बनाना चाह रहे हैं तो आप यहीं से ही डायरेक्ट नॉर्मल पाइवट टेबल बना सकते हैं, बट आपको रिलेशन बनाना है। रिलेशन कैसे बनाना है, इस टेबल का टेबल 1 का टेबल 2 से रिलेशन करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इसको सिलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आप गए इंसर्ट में, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इंसर्ट में जाना पड़ेगा। इंसर्ट में जाने के बाद ये टेबल आपको शो कर रही है, टेबल पे क्लिक किया आपने, तो टेबल पे क्लिक करने के बाद ये एक रेंज पूछ रहा है, ये एक रेंज पूछ रहा है, तो इस रेंज में ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो गया, तो आपको बस ओके कर देना है इसको। अब देखिए कलरफुल टेबल बन गई, हमने कुछ नहीं किया, बस एक टेबल को हम इंसर्ट में जाके टेबल पे क्लिक कर दिया और कलरफुल टेबल हो गई। अब हम सेकंड टेबल में जाते हैं, सेकंड टेबल में भी यही करते हैं, टेबल में गए और ओके कर दिया। ठीक है, ये स्टेप तो इजी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मनीष जी कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हमने पहले से पाइवट टेबल बना के रखी है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास 2 टेबल है बस, और कुछ नहीं है, और उन 2 टेबल्स को हमने इंसर्ट में जाके इस टेबल में क्रिएट कर दिया, तो इससे इसका फॉर्मेट चेंज हो गया बस, और कुछ नहीं हुआ। अब हम इसको सिलेक्ट करके एक पाइवट टेबल बनाते हैं। हमने इंसर्ट किया, इंसर्ट में पाइवट टेबल सर्च हो रही है। ठीक है, पाइवट टेबल के आगे देखिए ऑप्शन आ रहा है नीचे, ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, यहाँ पर ये नीचे ऑप्शन आ रहा है ना, इसको आप टिक कर दीजिए, इसमें आपको टिक कर देना है, फिर आपको ओके कर देना है। अब एक नॉर्मल पाइवट टेबल आपके पास ओपन हो गई है। यहाँ तक समझ में आया? ये तो इजी था, क्योंकि हमने जैसे पाइवट टेबल बनाया था तो हमको बस टेबल को सिलेक्ट करना है और इंसर्ट करके पाइवट टेबल बना देनी है। बस इसमें एक्स्ट्रा हमने क्या किया था, नीचे डेटा मॉडल में हमने टिक कर दिया था। इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पर एक टेबल शो हो रही है, टेबल 1। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी टेबल 1 थी,
टेबल 1 को ही हमने पाइव टेबल बनाया ना, तो टेबल 1 आपकी शो हो रही है। अब आपको जाना पड़ेगा ऑल में। ये देखिए ऑल का ऑप्शन आ रहा है, इसमें दिखा रहा है कि एक्टिव सीट आपकी टेबल 1 ही है। अब आप ऑल में जाएंगे तो ऑल में देखिए आपको एक टेबल 2 भी दिखा रहा है, जो हमारी ये वाली टेबल है, हमारी ये वाली टेबल है, ये वाली टेबल है 2। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हॉल में गए थे हम, हॉल में जाने के बाद जो टेबल 2 पे राइट क्लिक करेंगे और इसमें शो करेंगे शो इन एक्टिव टैब। इसको हम क्लिक करेंगे, शो इन एक्टिव टैब, हमने क्लिक कर दिया। अब एक्टिव टैब में देखिए, एक्टिव टैब में दोनों टेबल आ गई है, एक्टिव टैब में दोनों टेबल दिख गई। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर, नो सर। अब देखिए हमको एक पाइव टेबल तैयार करनी है। हमको क्या करना है, हमको नेम यहाँ से लेना है और इसी नेम से हमको टेबल 2 की कॉस्ट उठानी है। क्या करना है हमको, टेबल दोनों टेबल डिफरेंट है, तो हमको यहाँ से नेम लेना है और इन नेम की यहाँ से कॉस्ट उठानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले नेम को सेलेक्ट कर लेंगे, नेम आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या करेंगे, कॉस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने कॉस्ट को सेलेक्ट किया, देखिए इसकी कॉस्ट कितनी है, अमित की कॉस्ट कितनी है 1000, ठीक है। मोहन की कितनी है, मोहन की कितनी है 2145, 2145। देखिए इसने ऑटोमेटिक इसने कॉस्ट उठा ली। और आपने ये भी चेक किया कि पाइवट टेबल हमने बस टेबल 1 में लगाया था, टेबल 2 को हमने ऑटोमेटिक लिंक कर दिया रिलेशन बना के, टेबल 2 को ऑटोमेटिक लिंक कर दिया हमने। क्योंकि नॉर्मली हम पाइवट टेबल में क्या करते हैं कि एक टेबल को सिलेक्ट करके पाइवट टेबल क्रिएट कर देते हैं और इसमें जो भी डेटा होता है उससे हम फिल्टर लगा सकते हैं। बट इस वाले केस में देखिए हमने क्या किया, टेबल 1 से तो हमने नेम उठाया, टेबल 1 से तो हमने नेम लिया और टेबल 2 से हमने कॉस्ट ली। इसमें कोई डाउट है? नो सर। अब देखिए ये यहाँ पर ये रिलेशन बन गया, इस रिलेशन को चेक करेंगे। अब इसको एक बार डिलीट करते हैं रिलेशन को, इस रिलेशन को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, डिलीट करने से क्या हुआ, हमने जो पाई टेबल बनाई थी उसमें वैल्यू गड़बड़ कर दी, इसने रिलेशन ख़त्म कर दिया। तो रिलेशन ख़त्म करने से क्या हुआ, ये वैल्यू अपने हिसाब से ले रहा है, कुछ भी ले रहा है। ये वैल्यू थी नहीं पहले, ये नहीं थी ना वैल्यू, हमको फिर से रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ऑटोमेटिक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट करो रिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स में बी नीडेड, ये बोल रहा है कि रिलेशनशिप नीडेड है। तो यहाँ से हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, टेबल 2, हमको पहले रिलेशन बनाना है टेबल 2 में। तो टेबल 2 में किससे रिलेशन बनाना है, नेम से बनाना है, क्योंकि दोनों में सेम क्या है, कॉमन क्या है, नेम है। उसके बाद दूसरी टेबल कौन सी है, टेबल 1, टेबल 1 का देखिए ऑटोमेटिक ही नेम आ गया इसमें, ऑटोमेटिक ये नेम इसने सेलेक्ट कर लिया। हमने क्या किया, हमको रिलेशन जब बनाना है तो टेबल 2 का हमको नेम से रिलेशन बनाना है, मतलब ये पूछ रहा है कौन से कॉलम से रिलेशन बनाना आपको, तो नेम लिख दिया इसमें। अब रिलेटेड टेबल कौन सी है, कौन सी टेबल बच गई, टेबल 1 बच गई, अब ऑटोमेटिक इसने नेम ले लेगा। अब जैसे ही हमने ओके किया, ये देखिए वैल्यू ऑटोमेटिक आ गई है, ऑटोमेटिक रिलेशन करने से ऑटोमेटिक वैल्यू इसमें शो कर गई, पहले गड़बड़ आ रही थी वैल्यू।
इसमें कोई डाउट? नो। नेक्स्ट करें। तो इसमें क्या डिफरेंस मिला आपको? आपको बस ये डिफरेंस मिला कि अगर आप नॉर्मल पाइवट टेबल अगर बनाते तो आप बस इसके अंदर जो डेटा था, इसके अंदर जो भी डेटा था उसका ही आप फिल्टर सॉर्ट या आप जो भी आपको डेटा चाहिए था टेबल वेबल वो बना सकते थे। बट रिलेशन बनाने से क्या हुआ, आप सेकेंड टेबल को भी पैरेलल यूज कर सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट टू की इन दोनों में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। जैसे कॉमन कॉलम क्या है, नेम है। तो नेम कॉमन होने से क्या हुआ कि हम आपस में रिलेशन बना सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट है आपको? इसमें बताइए, कोई डाउट है? नहीं सर। नो सर। नो। ये तो इजी था। इसमें जैसे हम नॉर्मली हम पाइव टेबल बनाते हैं ना, पाइव टेबल में तो क्या करते हैं, बस वन टेबल से ही रिलेशन करते हैं, वन टेबल से ही हम जो भी आपको डेटा एनालिसिस करते हैं। बट हम सेकंड टेबल भी इसमें यूज कर सकते हैं। ये यूज कैसे होता है, ज्यादातर किस चीज में यूज होता है? ये पाइव टेबल में यूज होता है। जैसे कई बार ये होता है ना कि हमारे पास 2 to 3 टेबल होती है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं कि देखिए आपको मैं बताता हूँ, एक सेकंड। जैसे वन टेबल में हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। हमको चाहिए कॉस्ट, कि ये जो सेल वैल्यू है इसकी, इनकी कॉस्ट क्या है। ओके। अब कॉस्ट है वो दूसरी टेबल में है, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रिलेशन बना लीजिए इससे, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं करेंगे तो आप वी लुकअप से वो वैल्यू यहाँ ले आइए। आप वी लुकअप से भी ला सकते हैं ना वैल्यू। कैसे लाएंगे? जी। वी लुकअप, उसके बाद इसमें गए, ये देखिए वी लुकअप से ऑटोमेटिक टेबल आ गई है। वैल्यू आ गया ना वी लुकअप से, आपने कॉस्ट डाल दी, ठीक है। अब इसमें आप नॉर्मल पाइवट टेबल लगा सकते हैं। ये पाइवट टेबल हम डिलीट कर देते हैं, रिलेशन वाली। अब अगर हम व्यू लुकअप से अगर यूज़ कर रहे हैं कि वो डेटा हमने व्यू लुकअप से पहले ही इस टेबल में ले आए, और अगर हम अब पाइवट टेबल लगा रहे हैं तो हमारे पास देखिए कॉस्ट ऑटोमेटिक आ रही है इसमें। इसमें देखिए कॉस्ट दिख रही है आपको, कॉस्ट यहाँ पर दिख रही है, कॉस्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेम करेंगे, हाँ नेम करेंगे और कॉस्ट करेंगे, तो हमारे पास वही डेटा आ गया जो हमको चाहिए था। तो हमको क्या करना पड़ा, अगर उसी टेबल में हमको पाइवट टेबल लगाना है, हमको हम चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप नहीं करें, तो आप या तो वी लुकअप से वो डेटा इधर ले आइए, ठीक है। आप चाह रहे हैं नहीं मैं वी लुकअप नहीं लगाऊंगा, तो आप दोनों टेबल को रिलेशन कर लीजिए, बट कॉमन कॉलम होना चाहिए आपका, उसी से ही रिलेशन हो पाएगा। ओके। अब समझ में आया? हाँ जी। चलिए अब नेक्स्ट करें। हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर क्या बोलता है, ये देखिए पहले है कहाँ पर सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर आपको दिख रहा है इसमें, आपको पहले डेटा में जाना पड़ेगा। डेटा में देखिए सिनेरियो मैनेजर है, इसके अंदर व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस में देखिए आपका फर्स्ट आ रहा है सिनेरियो मैनेजर। जी। सिनेरियो मैनेजर क्या बोलता है आपका, सिनेरियो मैनेजर बोलता है आपका, इसमें आइए पहले, आपके पास एक टेबल है, ठीक है। आपके पास ये टेबल है, उसमें क्या है, आपकी एक सैलरी से इनकम आती है, आपके पास सैलरी से पैसे आते हैं पर मंथ 50,000, ठीक है। आपकी वाइफ है वो भी वर्किंग है, उससे 25,000 आ जाते हैं, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आ जाते हैं, जैसे कुछ इंटरेस्ट आ गया, कुछ रेंट आ गया, ऐसे मिला के आपका महीने का इनकम 90,000 है। उसके बाद आपका एक खर्चा भी है, बहुत सारे खर्चे हैं आपके,
जैसे आप रेंट भी पे करते हो, बिजली भी पे करते हो, मोबाइल, इंटरनेट, वाटर, क्लॉथ, फ्यूल, बहुत सारे खर्चे हैं आपके। ठीक है, खर्चे लगाने के बाद आपका टोटल इतना बैठता है, और आपका महीने में लास्ट में इतना बच जाता है, महीने में आपका इतना बच गया पैसा। तो ये है सिनेरियो वन, ये सिनेरियो वन है। ठीक है, अब सिनेरियो टू क्या है, आपको एक डिसीजन लेना है कि मैं रेंट कुछ पे नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरा एक हाउस है। अब अगर हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हमको रेंट पे रहना पड़ेगा, क्योंकि हम तुरंत तो उसमें घर खरीद नहीं सकते। तो जब हमारा अगर सिनेरियो टू क्या होगा कि सिनेरियो टू में अगर हमको रेंट पे रहना पड़ गया, तब क्या सिचुएशन होगी। या हमको रेंट पे तो रहना पड़ेगा, साथ में अगर हमारा जो फूड का खर्चा 10,000 है, अगर ये बढ़ गया फ्यूचर में, तब क्या होगा। या हमारा जो पर्सनल लोन है उसका जो 10,000 है, जब हमारा लोन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी कुछ सेविंग हो जाएगी, तब क्या सिनेरियो होगा। तो हम सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं ना कि आज का सिनेरियो ये है कि आपका टोटल 57,550 बचते हैं आपके पैसे। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो यार मेरा ट्रांसफ़र अगर हो जाएगा तो वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी, देखें। और आप बोलोगे नहीं नहीं, अगर मैं ट्रांसफ़र नहीं लेता हूँ, अगर मैं मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी, तो इनकम बढ़ जाएगी तो मेरे फिर खर्चे भी उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तब सिनेरियो वन, सिनेरियो टू, सिनेरियो थ्री, सिचुएशन के हिसाब से आप सिनेरियो बना सकते हैं कि अगर वो सिचुएशन होगी तो खर्चा कितना होगा, अगर बी सिचुएशन होगी तो खर्चा कितना होगा। कुछ समझ में आया? केसेस के बारे में बेसिकली। हाँ जी, केसेस मतलब सिचुएशन उसके बारे में। हाँ जी। ओके। अब जैसे आपका सिनेरियो वन ये है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब फिर से हम क्रिएट करते हैं नया, और हमको इफेक्ट दिखाना है इसमें। ये जो कलर मैंने कर रखा ना, कलर जो मैंने कर रखा है, हम ये मान के चलते हैं कि इसकी इनकम है फिक्स रहेगी हमेशा। सिनेरियो वन, सिनेरियो टू में फिक्स रहेगी इनकम। ठीक है, और इसका जो रेंट है वो चेंज होगा, एक तो एक कपड़ों पे खर्चा है वो चेंज हो जाएगा, फ्यूल का खर्चा चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पर्सनल लोन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फूड हम मान के चल रहे हैं कि वो कहीं जाएगा, खर्चा लगभग उतना बराबर आना है इसका। तो हम सिनेरियो मैनेजर से चेक करते हैं। हम पहले आते हैं सिनेरियो मैनेजर में, हम डेटा में आए, डेटा में आने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस क्या बोलता है, एक तो हम सिनेरियो मैनेजर के थ्रू चेक कर सकते हैं कि क्या होगा अगर, व्हाट इफ क्या होगा अगर ऐसा हो जाएगा। तो हम ख्याली पुलाव नहीं बनाते कई बार, अगर यार ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा। तो ये हमको एनालिसिस करना है, व्हाट इफ एनालिसिस। तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो सिनेरियो मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं। चलिए अब हम ऐड करते हैं। सबसे पहले हम ऐड करते हैं ये जो जो सेम सिचुएशन है, ये हम ऐड कर रहे हैं। हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद ये नेम पूछ रहा है कि सिनेरियो का नेम क्या बोलोगे। तो हम अभी बोलेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो। एक्चुअल, कि एक्चुअल में अभी ये चल रहा है। ठीक है, एक्चुअल में ये चल रहा है। तो इस एक्चुअल में चलने के बाद हमको क्या क्या सेलेक्ट करना है। एक तो रेंट चेंज हो जाएगा, देखो रेंट पे हमने सेलेक्ट किया, फिर से करता हूँ। मैंने रेंट पे सेलेक्ट किया, कोमा, उसके बाद क्लॉथ है वो भी चेंज हो जाएगा, कोमा, उसके बाद फ्यूल चेंज हो जाएगा, कोमा, उसके बाद पर्सनल लोन वाला है ये भी चेंज हो जाएगा। ये चार आइटम मेरे चेंज हो सकते हैं, मैंने माना। इंटर किया, इंटर करने के बाद ओके कर दिया। अब ये बता रहा है कि ये वैल्यू आपकी ये है अभी जो आ रही है। ठीक है, वन में रेंट पे आपका कुछ भी खर्चा नहीं होता क्योंकि आप अपने हाउस में रहते हो। सेकंड में क्या है, 2,000 आपका खर्चा होता है क्लॉथ में। थर्ड में क्या है, 4,000 आपका फ्यूल में खर्चा होता है। ठीक है, और फोर्थ में क्या है, आपका पर्सनल लोन का खर्चा होता है। हमने ओके कर दिया, तो आपका एक सेव हो गया। देखिए एक्चुअल वाला सेव हो गया। अब हम सिनेरियो टू चेक करते हैं, फिर से ऐड करते हैं। ठीक है, वन,
हम 1 चेक कर रहे हैं, 1 में क्या होगा, ओके। अब ये बता रहे हैं 1 में क्या होगा, 1 में मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, मान लिया मैंने। तो मैं क्या करूँगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मुझे रेंट पे रहना पड़ेगा, तो मेरा 10,000 रेंट जाएगा, ठीक है। अगर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो कपड़ों पे खर्चा हो सकता है कि वहाँ पर हिल स्टेशन पे ट्रांसफ़र हो जाए मेरा, या बहुत ज़्यादा गर्मी वाले एरिया में ट्रांसफ़र हो जाए तो कपड़े चेंज हो सकते हैं, तो मेरा महीने का खर्चा बढ़ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फ्यूल। हो सकता है कि अभी तो मैं घर के पास रहता हूँ, मेरी ऑफिस है घर के पास है, हो सकता है कि मेरा दूर चला जाए, तो मेरा जो 4,000 की जगह मेरा 7,000 खर्चा हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सनल लोन। मेरी ईएमआई चल रही है, हो सकता है कि लोन वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, तो मेरा मान लिया मैंने ईएमआई का खर्चा कम आ जाएगा, मैं कुछ वन टाइम पेमेंट कर दूंगा तो ईएमआई मेरा कम आ जाएगा, तो मैंने ये ऐड कर दिया। तो 1 मैंने ऐड कर दिया। अब मैं एक सिनेरियो और ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सिनेरियो 2 में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ कि चलो मेरा वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। मेरा अगर प्रमोशन हो जाएगा, तो प्रमोशन हो जाएगा तो सैलरी हो सकता है कि चेंज हो जाए, बट खर्चा भी में भी चेंज हो सकता है। तो उसमें क्या होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ रेंट है वो 5,000 मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कि मैं ये रेंट पे चढ़ा दूंगा और उसके बाद मैं दूसरे घर में चला जाऊंगा जो रेंट पे रहेगा, वो लोकल है तो सस्ता मिल जाएगा मेरे। उसके बाद जो सेकंड है खर्च, ये क्लॉथ वाला, तो मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो मेरे मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, तो मैंने इसको जीरो कर दिया कि अब मेरा कोई खर्चा नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्यूल का, ठीक है। तो मैं जब घर ले रहा हूँ तो मैं ऑफिस के पास ले रहा हूँ, तो मेरा बस वॉकिंग डिस्टेंस है, तो मेरा फ्यूल का खर्चा भी जीरो हो जाएगा। उसके बाद पर्सनल लोन, मेरा लोन पेमेंट अगर हो जाएगा तो मेरा पर्सनल लोन भी जीरो हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही मैंने 1 को क्लिक किया, चेंज हो गया, रेंट आ गया आपका, क्योंकि आपका ट्रांसफ़र हो गया था 1 में। जैसे ही मैंने 1 को क्लिक किया, 1 को मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पर रेंट आ गया 10,000, क्लॉथ का आ गया 4,000, फ्यूल का आ गया 7,000, और पर्सनल लोन का आ गया 5,000। जैसे ही मैंने सेकंड को क्लिक किया, ये देखिए ये सिचुएशन चेंज हो गई, रेंट आ गया 5,000, क्लॉथ फ्यूल जीरो कर दिया था मैंने, पर्सनल लोन भी जीरो कर दिया। मैं फिर से एक्चुअल में आ रहा हूँ कि नहीं यार एक्चुअली ठीक था, तो एक्चुअल में फिर से आ गया। तो जैसे हम सिनेरियो हम ऐड कर सकते हैं, कोई भी सिनेरियो ऐड कर सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं कि ऐसे में कितने रुपए बचेंगे, ऐसे में कितने रुपए बचेंगे हमारे। बस इसका बस इतना ही यूज़ है, इसमें बताइए कोई डाउट है। सिनेरियो मींस मतलब प्लानिंग। प्लानिंग कर सकते हैं आप प्लानिंग कर सकते हो। ओके। मतलब लॉजिक तो समझ में आ गया ना, लॉजिक क्या है इसका। हाँ जी बिल्कुल। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। ये तो बस कॉमन सेंस था और कुछ नहीं था। नेक्स्ट करें यस। या ब्रेक लेना है? नहीं सर, नो ब्रेक। चलिए, चलो हमारा सिनेरियो मैनेजर कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है गोल सिक। गोल सिक कहाँ आता है, चेक करते हैं। ये देखिए, डेटा में गए, डेटा में जाने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस में देखिए सेकंड आ रहा है गोल सिक, दिख रहा है, नजर आया गोल सिक? यस सर। इसका क्या यूज़ है? इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है, आप क्या चाहते हो। जो आप चाहोगे वो मिल जाएगा आपको। ये देखिए गोल सिक है। आपकी देखिए फर्स्ट कंडीशन है आपकी, ये वाला एग्जांपल है, ये थोड़ा मैं हाइड कर देता हूँ।
बस आपको ये नज़र आना चाहिए। इसमें देखिए 2 पर्सन है जो वोटिंग में खड़े हो रहे हैं, ठीक है। उनको एक को वोट मिला है 65,000 और दूसरे का वोट मिला है 75,000, ठीक है। फर्स्ट को जो वोट मिला है, तो इसमें कौन जीत रहा है? बी वाला जीत रहा है। इसमें बी जीत गया ना। जी सर। फर्स्ट वाले को कितना परसेंट वोट मिला है? 46% समथिंग। और सेकंड वाले को मिला है 53% समथिंग, सर ठीक है। सर, अगर आप ये बोल रहे हो कि नहीं, अगर फर्स्ट वाला अगर जीते तो मुझे कितने वोट की रिक्वायरमेंट है, कोई आपसे पूछ ले कि मुझे फर्स्ट वाले को जिताना है, मुझे बता दो कितने वोट की रिक्वायरमेंट है, मैं वोट डलवा दूंगा, मैं फर्जी वोट डलवा दूंगा, कैसे भी करूंगा, मैं जितवा दूंगा, मुझे बता दो बस टोटल वोट कितने पड़ने हैं इसको कि ये जीत जाए। कोई पूछ सकता है? तो आप कहाँ कैलकुलेटर लेने बैठोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? आपका एक गोल है, किसी ने आपको बोल दिया, आपको गोल दे दिया कि आपको कैंडिडेट ए को आपको जिताना है, ठीक है। कैंडिडेट ए को जिताने के लिए आपको मुझे बता दो कितने वोट की रिक्वायरमेंट है, मैं उतने वोट उसको गिरवा दूंगा और वो जीत जाएगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि भी वोटिंग में जीतते कैसे हैं, कि जिसके जितने ज़्यादा वोट होंगे वो जीतेगा, सीधी सी बात है। अब इसमें देखिए 50.01% अगर किसी के वोट हो गए तो वो जीत जाएगा, मिनिमम तो ये रिक्वायरमेंट है ना। तो समझ में आया? हाँ जी सर। भाई आपको अगर जिताना है किसी को, कोई वो पूछ ले आपसे कि ये कितने में जीतता है कोई बंदा, कोई बोल देगा कि 50% से ज़्यादा किसी के आ गए, अगर 2 लोग हैं तो 50% से ज़्यादा किसी के आ गए वो जीत जाएगा, सीधी सी बात है। तो 50.01 हमने मान लिया, मिनिमम 50.01, उसको अगर किसी को वोट पड़ गए तो वो जीत जाएगा। और हमारे सामने ये सिनेरियो है और हमको गोल दे दिया कि 50.01% आपको बनाना है, तो इसके लिए आपको कितने वोट की रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है? जी। मुझे लग रहा आ नहीं रही किसी को। नहीं सर, आ रही है रिक्वायरमेंट्स। तो इसके लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले जाना पड़ेगा इसमें, डेटा में आ गए, डेटा में आने के बाद अब व्हाट इफ एनालिसिस में आए, उसके बाद आप गोल सीक में आए, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन पूछ रहा है। ये पूछ रहा है सेट सेल, आपको एक सेल को सेट करना है। अब कौन सी सेल को सेट करोगे? तो आप सेल को सेल करोगे C2 को। C2 कौन सी है इसमें? ये वाली जो येलो कलर है ना, येलो कलर C2, ये वाली। तो आपने इस पर सेलेक्ट कर दिया। आपने इस पर सेलेक्ट क्यों किया? कि हमको इसको चेंज करना है। हाँ जी, हमको क्या करना है, हमको C2 को सिलेक्ट कर लिया हमने। इसमें पूछ रहा है कि सेट सेल, कौन सी सेट करना है आपको सेल को, तो हमने C2 को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हमको इसमें चेंज करना है। उसके बाद ये पूछ रहा है टू वैल्यू, कि इस सेल को आपको कितनी वैल्यू करनी है। तो हमने बोला था 50.01% हमको इसको वैल्यू करनी है, 50.01% वैल्यू इसमें रखनी है हमको, ठीक है। अब ये पूछ रहा है बाई चेंजिंग सेल, अब कौन सी सेल को आप चेंज करोगे, ठीक है। तो हम चेंज करेंगे, कौन सी सेल को चेंज करेंगे? इस सेल को चेंज करेंगे। हमको तो वोट की रिक्वायरमेंट है ना, कितने वोट रिक्वायरमेंट हमको, ये फिर हम ओके कर देंगे इसको। अब देखिए जैसे हमने ओके किया इसमें वैल्यू चेंज हो गई। अब इसमें ये पता चल रहा है कि 70,014 वोट अगर गिर जाएंगे तब ये जीत जाएगा। मिनिमम आपको 70,014 वोट डालने हैं इसको, तब इसका जो वोटिंग परसेंटेज है 50.01% हो जाएगा।
और जो बी वाला है वो देखिए 49.99% आ जाएगा, तो ए विन कर जाएगा। फिर से कैंसिल करते हैं, फिर से पुरानी सिचुएशन आ गई। इसमें कोई डाउट है आपको, फिर से बताऊं? सर एक बार रिपीट कर दो। नहीं, रिक्वायरमेंट तो समझ में आ गई ना, रिक्वायरमेंट हाँ आप, वो तो आ गई, वो हाँ तो आ गई। रिक्वायरमेंट तो ये है कि अगर आपको कोई सिचुएशन दे दी कि आपके सामने ये सिचुएशन है, अभी एग्जैक्टली सिचुएशन नहीं है, आपसे कोई पूछ ले कि नहीं नहीं आप मुझे ये बताइए कि अगर इसके 50.01% अगर वोट चाहिए इसको, अगर गिर जाएंगे तो कितने वोट डालने पड़ेंगे हमें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वाट इफ एनालिसिस में जाके गोल सिक में आ गए। गोल सिक में आने के बाद ये तीन वैल्यू पूछ रहा है। फर्स्ट वैल्यू तो हमको वो डालनी है कि हमको जो परसेंटेज हमको रिक्वायरमेंट है, तो हमको ये वाला चेंज करना है, ये वाला हमको वैल्यू पता है। तो जो वैल्यू हमको पता है, क्योंकि वैल्यू हमको कौन सी पता है कि हमको ये है कि 50.01% रखना है, तो इसका मतलब न्यू वैल्यू क्या होगी, 46 की जगह 50 वैल्यू हो जाएगी। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि चलो आप वैल्यू अगर चेंज करना चाह रहे हो तो कितनी वैल्यू चेंज करना चाह रहे हो, तो हमने ये बोला 50.01% मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। और फिर ये बोल रहा है कि ठीक है चेंज तो कर दोगे, बट इफेक्ट कहाँ लूँ मैं इसको, तो इफेक्ट आपको इस वोटिंग में लेना पड़ेगा। फिर ओके कर दिया, अब देखिए ये वैल्यू दिखा दिया इसने। ओके। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके जैसे ही किया है न्यू वैल्यू आ गई। अगर मैं कैंसिल करता तो पुरानी वैल्यू रहती। अब देखिए एक और सिचुएशन है। इस सिचुएशन में क्या है, आपके पास एक यूनिट प्राइस है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेन है, मान लीजिए वो 25 रुपीज़ का पेन है। ठीक है, 25 रुपीज़ का पेन है आपका। आपके पास कितनी पेंसिल है पता नहीं है, कितने पेन है आपके पास पता नहीं है। ठीक है, फिर दोनों की कॉस्ट कितनी होगी या रेवेन्यू कितनी होगी या दोनों की वैल्यू कितनी होगी ये भी नहीं पता आपको। अब आपको कोई सिचुएशन ये बता रहा है कि आपके पास 2,50,000 वैल्यू आपको बनानी है, 2,50,000 वैल्यू बनानी है आपको। तो इसके लिए आपको कितने पेन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गोल सिक में आ गए। गोल सिक में आने के बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू है, हमारे पास 2,50,000 है, तो 2,50,000 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। उसके बाद कितनी वैल्यू है, 2,50,000। उसके बाद कहाँ चेंज करना है हमें, कि क्योंकि ये वैल्यू तो हमारे पास है तो हमको यहाँ चेंज करना है। तो जैसे ही हम डाल देंगे, ये देखिए ये बता देगा, ये टोटल यूनिट आपको 10,000 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये भी इजी था। अब नेक्स्ट करते हैं। आपके पास ये देखिए आपके पास ये वैल्यू है, आपके पास ये वैल्यू है, सब 1 2 3 4 5 ये वैल्यू आपके पास, और आपके पास सब 6 की वैल्यू नहीं है। और आपको बताया कि इनका एवरेज कितना आ रहा है, इनका जो एवरेज आ रहा है वो 88 आ रहा है एवरेज। कोई आपको बोले कि नहीं मुझे 90 एवरेज रखना है, और 90 एवरेज रखने के लिए मुझे सब 6 में कितनी वैल्यू चाहिए, भी मुझे अगर एवरेज 90 रखना है तो सब 6 में कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि ये एवरेज 90 आ जाए। तो सिंपल, हम व्हाट इफ में जाएंगे, गोल सिक में जाएंगे। गोल सिक में जाने के बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू चेंज करनी है, ये वैल्यू चेंज करनी है। कितनी वैल्यू चेंज करनी है, 90 करनी है। 90 करने के बाद कौन सी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ओके किया। देखिए कैलकुलेट कर लिया इसने, यहाँ पर वैल्यू आएगी 98। इसमें कोई डाउट?
नो सर। कोमल जी कोई डाउट है? नो सर। आगे बढ़े फिर। हाँ जी, हाँ जी। हमारा गोल शीट कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट आता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस कहाँ है? देखिए, डेटा में आए, डेटा में आने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस में आए, और उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, डेटा टेबल। ये डेटा टेबल ही यही है सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस ये डेटा टेबल ही है। तो ये कहाँ यूज होगा? चलिए ये देखिए, ये आपके पास कुछ वैल्यू है, पहले इसको समझिए। आपके पास एक है फिक्स कॉस्ट, एक है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मीन्स कि आपका कितनी भी प्रोडक्शन हो, आपका उतना खर्चा होना ही होना है। जैसे मकान किराया हो गया, सैलरी होगी किसी की, ठीक है। ये फिक्स है कि आप अगर आपने 10 एम्प्लॉय रख रखे हैं तो आप कितना ही प्रोडक्शन करो, उनको सैलरी तो देनी देनी पड़ेगी। वो फिक्स कॉस्ट होगी आपकी। अगर आपको अगर रेंट पे कर रहे हो तो हर महीने आपको रेंट पे करना ही पड़ेगा, आपका चाहे प्रोडक्शन हो चाहे नहीं हो, तो इसको फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। तो मान लीजिए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है 15,000। उसके बाद है कि वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में देखिए, जैसे ही मैं 10,000 को 1,000 करता हूँ, ये कॉस्ट कम हो गई। ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। मान लीजिए कि जैसे ही 1,000 प्रोडक्शन होगा आपकी कॉस्ट आएगी 120। अगर आपकी 10,000 प्रोडक्शन होगा तो आपकी वैल्यू आएगी 1,200। ठीक है, कोई डाउट? तो ये होगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट आपकी आ गई 16,200। इसमें कोई डाउट? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो सिंपल था, नो सर। है ना। एक तो फिक्स कॉस्ट होगी, वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी? ये वेरिएबल कॉस्ट का एक मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, देखिए कि अगर 10,000 कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो वो दो पार्ट में खर्चा आएगा उसका। एक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी 9%, और एक ग्रोथ आएगी, ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई होगी 3%। मतलब कि 9% और एक 3%। ठीक है, आपकी 12% है, निकल जाएगी वैल्यू। आपकी 12% सीधा सीधा वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी। अब आपको एक एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करना है कि आपको कॉस्ट पता करनी है कि अगर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9 की जगह 10% हो, या 11% हो, या 7% हो, तब क्या होगा। अगर ये ग्रोथ रेट है 9% की जगह, 3% की जगह 4% हो, 5% हो, या 1% हो, या 3% हो, या आपस में इनका कॉम्बिनेशन हो, कैसे, तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी? कोई जान सकता ना। तो इसके लिए देखिए, ये एक एनालिसिस है। ये देखिए, इसमें देखिए, अगर आपकी कॉस्ट अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7% हो, ठीक है, और आपकी जो ग्रोथ है वो 4% हो, तो आपकी कॉस्ट आएगी 16,100, जो अभी 16,200 आई थी। अगर कोई बोल दे कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% की जगह 10% हो, और ग्रोथ रेट हो 3% की जगह 6%, तो आपकी ये रेट आएगी 16,600। अब ये बनेगा कैसे, ये चार्ट कैसे बनेगा, वो हमको देखना है। अभी रिक्वायरमेंट तो समझ में आ गई ना? किसी को डाउट है रिक्वायरमेंट में? फिर से बताऊं? फिर से बताऊं? आगे बढ़े, फिर से बताऊं?
सर है जी। आगे बढ़िए सर। हाँ जी, अब देखिए आपके पास ये कुछ डेटा भी नहीं है, आपको आपके पास ये डेटा है ही नहीं। तो ऐसे एनालिसिस करने के लिए आपको देखिए पहले तो ये टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, इस टेबल में आपको ये जो आपको जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपको ऐसे आपको डालनी है कि अगर कोई बोल दे 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, ये आपने सिचुएशन दे दी। और ग्रोथ जो है आपकी जो 3% है, यहाँ पर जो 3% है आप चेक कर सकते हो, इसको आप बोल दीजिए 1% में बताइए, 2% में बताइए, 3, 4, 5, 6। आपको अगर 7 रखना है तो 7 कर दीजिए, 8 रखना तो 8 कर दीजिए। अभी हमको 1 to 6% चेक करना है और 7 to 11% चेक करना है, क्योंकि हमको पता है कि 7% से नीचे नहीं जा सकता और 11% से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, और ग्रोथ रेट है 1% to 6% ही रहेगा। ठीक है, 6% से ऊपर बहुत कम सिनेरियो में जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। ऐसे टेबल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर देखिए इसका जो टोटल है ये वाला जो है इसको हमको यहाँ पर लाना पड़ेगा, प्लस करके ये वाली वैल्यू हम यहाँ ले आए, जो इसकी जो कैलकुलेशन है ऊपर वो वैल्यू हम यहाँ ले आए। इसके बाद हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, डेटा में गए। डेटा में जाने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस पे गए। उसके बाद डेटा टेबल पे गए। डेटा टेबल के बाद देखिए ये पूछ रहा है आपको रो इनपुट क्या है। रो इनपुट में आपको ये वैल्यू डालनी है, कॉलम इनपुट में आपको ये वैल्यू डालनी है। ये देखिए कॉलम में है ना, कॉलम इनपुट है, तो ये जो 3% है यहाँ पर है। और रो में क्या है, रो में ये वैल्यू है, तो हमने रो में ये डाली थी वैल्यू। हमने रो में ये रो है, तो रो में हमने कौन सी वैल्यू डाली थी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाली 9% वाली। 7 to 11% में 9% इधर है ना, और हम इसको ओके कर देंगे। ओके करते देखिए ऑटोमेटिक वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम देख सकते हैं कि अगर 8% और 3% का अगर कॉम्बिनेशन हो, जैसे अभी जो कॉम्बिनेशन है इनका वो 9% और 3% का कॉम्बिनेशन है। अगर हम जान सकते हैं कि अगर 8% और 5% का कॉम्बिनेशन हो तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, 16,300 वैल्यू आ जाएगी, न कि 16,200 वैल्यू आएगी। अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन 11% और 6% का हो तो हमको वैल्यू आएगी 16,700 वैल्यू। तो आपके पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगी, आप यहीं से चेक कर सकते हैं। आपको बार बार में यहाँ चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम चलो चेक करके देखते हैं, चेंज करके देखते हैं, तो आपके पास एक टेबल आ जाएगी ऑटोमेटिक। इसमें कोई डाउट? नो। ये भी सिंपल था। दीपक जी कोई डाउट है? नहीं सर, और इसमें भी नहीं। आगे बढ़े फिर। हाँ जी सर। हमारे सेंसिटिविटी भी हो गया। उसके बाद आता है फोरकास्ट शीट। फोरकास्ट शीट, फोरकास्ट शीट हम देखिए कहाँ पर है। हम डेटा में आए, ठीक है, डेटा में आने के बाद देखिए फोरकास्ट शीट कहाँ दिख रही है इसमें। मुझे लग रहा है इसमें फोरकास्ट शीट नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये जो फोरकास्ट शीट आती है ये उसमें आती है,
MS ऑफिस अगर प्रोफेशनल वर्जन है उसमें आती है फोरकार्ड शीट। ओ, ये होम वर्जन है तो इसमें मुझे लग रहा है फोरकार्ड शीट है नहीं। सर ये चलो। आपका आसानी से प्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी। प्रो में तो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा ये। हो जाता है क्या? मैंने आपको एक्टिवेटर जो दिया था उससे कर लो। उससे हो जाता है तो उससे तो विंडो होता ना। नहीं नहीं नहीं, उसमें ऑफिस का भी तो ऑफिस का भी दे दो। है उसमें ही है। खोल के तो देखिए आप। अगर हो सकता है तो अभी खोल दीजिए उसे, अगर पड़ा हो तो। अच्छा, रुको एक सेकंड देखूँ क्या कहाँ पड़ा होगा। चलो यार देखना पड़ेगा, मेरे याद नहीं है, चलो मैं बाद में करूँगा वो। एक्टिवेटर के नाम से दिया था मैंने लिख के, है नहीं। चलो कोई। ये हाँ है। यही है, हाँ यही है। रन करूँ उसको? हाँ रन। यस। अभी मेरे को दिख तो रहा है नहीं, लोड होता हुआ। चलो यस करता हूँ। अब मुझे कई चीज़ करनी पड़ेगी उसमें, मुझे फिर वो। आप फोर दबाइए सर, फोर। नहीं तो मुझे फिर वो हटाना पड़ेगा ना एंटीवायरस। कोई दिक्कत नहीं है, खुले रहने दीजिए, आप फोर दबाइए इसमें सर। फोर दबा दूँ? F4 या हाँ। 4? केवल फोर, और आप एक्सेल क्लोज कर दीजिए अभी। एक्सेल जो खुल रहा है, एक्सेल एक्सेल क्लोज में कर क्लोज दीजिए। करता हूँ। हाँ, फोर दबाइए सर। मैंने 4 दबाया। वन। अब 1 दबाया। नेक्स्ट क्या करना है? ऑटोमेटिक करेगा ये? ऑटोमेटिकली करेगा सर। अब शायद ऑफिस को चेक करेगा। हाँ, करना शुरू कर दिया उसने। एंटर दबा दीजिए, हो गया एक्टिवेट। इसमें बोला रिमेनिंग पीरियड 180 डेज, मुझे लग रहा है वो 180 डेज के लिए हुआ है। नहीं नहीं नहीं, वो खुद रिन्यू करता रहेगा बैकग्राउंड अच्छा में, अच्छा अच्छा। दिक्कत नहीं है। अब क्या करूँ? गो टू मेन मेनू? बस क्लोज कर दीजिए, इसका तो काम हो गया, इसको क्लोज काम कर हो दीजिए। गया। अब एक्सेल खोल दीजिए। अब फिर से ओपन करके देखूँ? हाँ, एक्सेल खोल दीजिए, एक्टिवेट हो गया होगा, क्लिक करेंगे। हो गया एक्टिवेट। हम्म, आपके हो तो ब्रैकेट गया। के ऊपर लिखा था ना, हाँ हाँ प्रोडक्ट हाँ। एक्टिवेशन फील्ड अपनी। हो गया। मुझे लग रहा है कि फिर भी फोर कार्ड शीट इसमें दिखी नहीं मुझे। चलो कोई बात नहीं, फोर कार्ड शीट मैं बाद में बता दूंगा, इसमें चेक करके किधर होगी। वैसे एक्टिवेट तो हो गया सर। हाँ हाँ एक्टिवेट तो हो गया, थैंक यू। कोई नहीं सर। इसमें फोर कार्ड शीट है नहीं। एक्चुअली ऑफिस वाले में तो था मेरा फोर कार्ड अच्छा। शीट, बस इसमें कहीं दिख नहीं रही। चलिए कोई बात नहीं, फोर कार्ड शीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक लास्ट आता है सब टोटल। तो सब टोटल ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इससे बेटर पाइवट टेबल होता है। ठीक है, तो इसमें बस मैं बेसिक बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास ये टेबल है, आपके पास ये टेबल है। अगर आपको सब टोटल करना है, जैसे AC का सब टोटल कर लो, PC का सब टोटल कर लो, TV का सब टोटल कर लो, मतलब एक ही शीट में आपको सब टोटल दिख जाए, तो आपको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए, आपको सब टोटल किससे करना है? आइटम से करना है। और कौन सी क्या करना है? सम करना है। तो कौन सी वैल्यू को करना है? कॉस्ट को करना है। तो ओके कर दो। अब देखिए AC का सब टोटल हो गया, PC का सब टोटल हो गया, और TV का सब टोटल हो गया। इसको आप मिनिमाइज भी कर सकते हो, बस आपको सब टोटल दिख जाए। अब आपको डिटेल में देखनी है, आप डिटेल में चेक कर लो। बस इसका इतना ही यूज़ है, और कोई यूज़ नहीं है इसका। अब बताइए कोई डाउट हो? नो सर। कल हम एक लास्ट क्लास लेंगे
MS एक्सेल की। इसमें मान लो कोई छोटा मोटा कुछ भी रह भी गया होगा उसको कंप्लीट कर लेंगे, ओके, ठीक है ना। उसके बाद मंडे से हम इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है ठीक है ना। तो न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। सर। उसमें तो सेक्शन होंगे ना बहुत सारे? हाँ सेक्शन तो होंगे ही, सारी चीज़ सेक्शन के ऊपर ही है उसमें। यस। बट मैं मतलब कि सारे सेक्शन, जैसे कई सेक्शन तो ऐसे होते हैं ना कि याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जी बट सर बहुत जी। सारे सेक्शन ऐसे होते हैं कि वो याद रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उनको बाद में हम रेफरेंस देते हैं ना, तो जिसको नॉलेज है इनकम टैक्स का वो इजीली समझ जाता सर कौन सा सॉफ्टवेयर इनकम टैक्स में अक्सर सबसे ज्यादा यूज होता है? है जी। कौन से सॉफ्टवेयर का इनकम टैक्स फाइल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है? कौन सा क्या? सॉफ्टवेयर किसका इस्तेमाल होता है सबसे ज्यादा? इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर? हाँ। इनकम टैक्स तो लो है ना। ओके ठीक है, समझ गया। हाँ इनकम टैक्स तो लो है, जैसे लेबर लो होता है, इनकम टैक्स होता है, वैसे जितने भी लो है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जैसे सर, समझ सिविल गया प्रोसीजर कोड है, ये सारे लो हैं। समझ गया। चलिए कोई डाउट हो तो बताइए, नो सर। चलिए फिर एंड करें आज की क्लास। Yes, sir. पर कुछ भी हेल्प चाहिए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पूछ लिया करो, ज़रूर एक्टिविटी के ज़रूर बारे में। ज़रूर पूछेंगे आप। ओके थैंक यू। और प्लीज सर सॉफ्टवेयर परचेज मत करना कोई भी। नहीं नहीं करेंगे नहीं हाँ, करेंगे उसे तो आपको करना। तो रिक्वायरमेंट नहीं है। अब तो आप परचेज करना ही बंद कर दो, विंडोज भी मत खरीदना मैं तो ये नहीं नहीं अब तो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। बोलूँ। ठीक है सर। चलिए ओके थैंक यू बाय, गुड गुड नाइट नाइट। सर। ओके।